प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोगों को जो कहानी सुनाने वाले हैं, ये कहानी कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है मुंबई माया नगरी यानी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक ऐसे कत्ल की कहानी है कि जिसको जब आप लोग सुनेंगे तो वाकई आप लोग हैरत करेंगे और आप लोग सोचेंगे कि इतने सब इन एक्टर को हम लोग बोलते हैं और यही कुछ इस तरीके से कृत कर सकते हैं। एक फिल्मी दुनिया की हीरोइन जो कि अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने एक और प्रेमी को कुछ इस तरीके से मौत देती है कि उसकी डेड बॉडी के 300 टुकड़े करती है और उसके बाद में उसकी डेड बॉडी के ही सामने अपने दूसरे प्रेमी के साथ में शारीरिक संबंध बनाती है। ये पूरी कहानी आप लोग को हैरत और अचरत में डाल सकती है। पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से सुनाऊंगा। रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों, बात करें अगर आज की घटना की, तो आज की घटना के अंदर मुख्यतः 3 किरदार हैं। जो पहला किरदार है नीरज ग्रोवर, जो कि बालाजी प्रोडक्शन हाउस में कास्टिंग का काम किया करता था और मारिया से प्यार किया करता था। दूसरा जो किरदार है यह है मारिया मोनिका सुसाईराज, जो कि कन्नड़ की एक जानी मानी एक्ट्रेस भी रही है और इसने कई मूवी में काम भी किया है। हिंदी फिल्मों में किस्मत आजमाने के लिए ये मुंबई पहुंच गई थी। तीसरा जो किरदार है यह है लेफ्टिनेंट जोरम मैथ्यू, जो कि मारिया का बॉयफ्रेंड है और जिससे मारिया की सगाई होने वाली थी। इन तीनों ही किरदारों के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है। तो सिलसिलेवार तरीके से हम लोग इस कहानी को समझते हैं। तो देखो, इस कहानी की शुरुआत होती है 7 मई साल 2008 से। 7 मई साल 2008 को जो नीरज ग्रोवर हैं ये अपने एक दोस्त को कॉल करते हैं और दोस्त को कॉल करने के बाद में कहते हैं कि इनके साथ में जो लड़की रहा करती थी, जो कि कन्नड़ एक्ट्रेस है, उसका सामान शिफ्ट कराने के लिए मैं निकल रहा हूँ और तुम लोगों से कल आकर मिलूँगा। अब जो नीरज ग्रोवर हैं ये चले जाते हैं सामान शिफ्ट कराने के लिए। लेकिन दोस्तों, उस दिन तो पूरी रात गुजर जाती है क्योंकि सामान शिफ्ट कराने के लिए गए थे। लेकिन सुबह सुबह नीरज का एक दोस्त वो नीरज के नंबर पर कॉल लगाता है। जब नंबर पर कॉल लगाता है तो वो कॉल नीरज ग्रोवर तो पिक नहीं करते हैं, बल्कि उनके ही साथ में रहने वाली मारिया मोनिका पिक करती है। और मारिया ये कहती है कि नीरज रात के करीब 1:30 बजे के आसपास यहाँ से निकल गए, लेकिन अपना मोबाइल फ़ोन जल्दबाजी में मेरे ही फ्लैट पर छोड़ के चले गए। अब जब ये बातें दोस्त सुनता है तो वो थोड़ा सा अचरत में पड़ता है कि भाई ऐसे कोई मोबाइल कैसे छोड़ के जा सकता है। सुबह हो गई, अगर मोबाइल छोड़ के गया था तो अब तक किसी के नंबर से उसने मारिया को कॉल किया होता कि मेरा मोबाइल तुम्हारे घर पर रह गया है, या फिर वो सुबह को खुद आ गया होता मोबाइल लेने के लिए। घर पे भी नहीं है, मारिया के घर बताकर गया था, वहाँ भी नहीं है। आखिर माजरा क्या है। अब धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। 8 तारीख आ जाती है। 8 तारीख की शाम को जो नीरज के दोस्त होते हैं जिन्होंने नीरज के नंबर पर कॉल किया था, वो इस मारिया के अपार्टमेंट पे पहुंचते हैं जहां पर उसने नया नया फ्लैट लिया था, रूम नंबर 201। जब उस फ्लैट नंबर 201 में ये जो नीरज ग्रोवर के दोस्त होते हैं पहुंचते हैं तो मारिया से पूछते हैं कि आखिर नीरज ग्रोवर किसके साथ निकला था, या फिर तुमसे कुछ कहकर गया था, या फिर अगर उसका फ़ोन छूट गया तो उसके बाद में उसका कोई कॉल तुम्हारे पास आया या फिर नहीं आया। तो मारिया किसी भी सवाल का सही तरीके से जवाब नहीं दे पाती है। वो कहती है कि वो बस रात के 1:30 बजे के आसपास निकले थे, ना तो अभी तक कोई कॉल आया ना खुद वापस आए। लिहाजा अब दोनों बैठकर काफ़ी देर तक सोचते हैं और उसके बाद में मारिया और नीरज ग्रोवर का दोस्त सीधा मलाड़ पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। और मलाड़ पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद में पूरी जो कहानी थी सिलसिलेवार तरीके से पुलिस को बताते हैं। अब जब पुलिस इस तरीके का मामला सुनती है, इस तरीके का माजरा सुनती है, तो पुलिस इस मामले को थोड़ा सा गंभीरता से लेती है। अच्छा, गंभीरता से लेती है, साथ के साथ जो नीरज का मोबाइल था वो इस मारिया से लेती है, जब्त करती है और इस मोबाइल के थ्रू जानकारी लेने की कोशिश करती है। तो सबसे पहले तो पुलिस मारिया से पूछती है कि क्या हुआ था। मारिया पूरी बात बताती है। उसके बाद उस पूरी जगहों पर पुलिस छानबीन करती है, पूरे मुंबई के अंदर ढूंढा जाता है। अच्छा, ये जो बात थी ये नीरज ग्रोवर के फैमिली वालों को भी पता चल चुकी थी कि नीरज 7 मई वाले दिन से गायब है। अब 8 से 9 मई आ चुकी है। नीरज के जो परिवार वाले होते हैं ये कानपुर से मुंबई पहुंच जाते हैं। अब 1 दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरता है, परिवार वाले भी ढूंढ रहे हैं, पुलिस भी ढूंढ रही है, साथ के साथ मारिया भी परेशान है। उसके घर पे आए थे, कहाँ चले गए। साथ के साथ नीरज का जो दोस्त है, बाकी के जो काम वाले हैं वो भी परेशान। किसी से कुछ लेना देना रहा होगा, किसी के साथ काम कर रहे होंगे, क्योंकि फिल्मी दुनिया का मामला है, कास्टिंग का काम है। तो ऐसे में नीरज ग्रोवर जो थे वो एक इम्पॉर्टेंट शख्सियत भी थे। लिहाजा उनका गायब होना ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी एक बड़ी दुख की बात थी। और दूसरी तरफ नीरज की फैमिली, नीरज के दोस्त और साथ के साथ मारिया जो उनके साथ पहले लिव इन में रह रही थी, अब उसने अपना अलग फ्लैट लिया था, उसके लिए भी टेंशन।
लिहाजा अब पुलिस अपने तरीके से छानबीन कर रही थी, लेकिन नीरज के जो घर वाले होते हैं, नीरज की गुमशुदगी के पर्चे छपवाते हैं और पर्चे एक के बाद एक करके पूरे शहर में छपवा दिए जाते हैं, पूरे शहर में लगवा दिए जाते हैं। लेकिन ये जो काम घर वालों ने किया था, इस काम का रिजल्ट भी घर वालों को, परिवार वालों को शून्य मिलता है। कहीं से भी नीरज ग्रोवर का कोई पता नहीं चल पा रहा था। लिहाजा अब ये बात थी 7 मई साल 2008 की। 8 गुजर जाती है, 9 गुजर जाती है, 10 गुजर जाती है, होते करते 15 से 16 दिन गुजर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पुलिस को कोई भी ऐसा सबूत, कोई भी ऐसा क्लू मिल नहीं पा रहा था जिससे नीरज के बारे में पता लगाया जा सके। लिहाजा पुलिस जो थी अब नीरज से जुड़े हुए जितने भी लोग थे उन सब का कॉल डिटेल निकालती है। लेकिन इसी बीच में नीरज के मोबाइल पर 8 मई साल 2008 को शाम के वक्त एक कॉल आया था, जो कि कुछ सेकंड रिसीव हुआ था और उसके बाद कॉल पिक नहीं हुआ। अब मोबाइल जो था वो मारिया के पास था, इसलिए पहला शक पुलिस का मारिया के ऊपर जाता है। लेकिन पुलिस मारिया को शक नहीं होने देती और इस पूरे मामले में अंदर ही अंदर छानबीन करने लगती है। अब दोस्तों, पुलिस जब इस पूरे मामले में अंदर ही अंदर छानबीन कर रही थी तो पुलिस को एक अजीब बात पता चलती है। दरअसल 8 मई साल 2008 और 20 मई तक मारिया की जिससे शादी होने वाली थी, जिससे वो प्रेम करती थी, जिसका नाम था लेफ्टिनेंट जॉरेन मैथ्यू, जो जॉरेन मैथ्यू था उसके साथ में रिलेशनशिप में रह रही थी मारिया। लेकिन इस 8 मई से 20 मई साल 2008 तक 1000 बार इन दोनों की कॉल हुई थी। जब 1000 बार कॉल हुई तो पुलिस का माथा ठनक जाता है। लिहाजा पुलिस जो थी अब मारिया और जॉरेम को पुलिस थाने पूछताछ के लिए बुलाती है। इन दोनों को पुलिस थाने पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। मारिया वही बातें रटी रटाई पुलिस को बताती है कि इस तरीके से मैंने उसे अपना सामान शिफ्ट कराने के लिए बुलाया था। रात के तकरीबन 1:30 बज गए, हड़बड़ी में निकला, अपना मोबाइल ही छोड़ गया और उसके बाद तो ना वो लौटा है, ना उसके मोबाइल की उसने कोई खबर ली है। उसके बाद में जॉरेम से पूछा जाता है कि अच्छा ठीक है, 1000 बार तुमने अपनी प्रेमिका को कॉल की है, लेकिन इस बीच तुम्हारी जो लोकेशन है ये भी मुंबई में ही है, मामला क्या है? तो जो लेफ्टिनेंट जॉरेम मैथ्यू थे, जो कि आर्मी में था, वो बताता है कि वो अपनी आर्मी के किसी ट्रेनिंग के पर्पज़ से यहाँ आया हुआ था और इसी वजह से उसकी जो लोकेशन है मुंबई में है। अब पुलिस जिस आर्मी कैंट के बारे में उसने बताया वहाँ पर खबर नहीं करती है, ना तो वहाँ से कोई जानकारी लेती है, लेकिन अंदर ही अंदर जॉरेम और मारिया के प्रति छानबीन शुरू कर देती है। जब छानबीन शुरू करती है तो पुलिस को कुछ अजीब बातें पता चलती हैं। वो बातें, पहली तो कॉल की थी, दूसरी बात 1000 बार कॉल की गई, फिर कुछ और बातें पता चलती हैं। फिर जिस अपार्टमेंट में मारिया रह रही थी उसी अपार्टमेंट के चपरासी से बात होती है। जब चपरासी से बात होती है तो चपरासी बताता है कि 8 मई साल 2008 का जो दिन था, शाम के तकरीबन 4 से 4:30 बजे के आसपास, यानी शाम का वक्त हो चुका था, अंधेरा हो रहा था। उसी समय मारिया और उनके जो साथी होते हैं जॉरेम मैथ्यू, जो कि आर्मी में जवान थे, ये दोनों भारी भरकम चीज़ में, बैग में भारी भरकम चीज़ भरकर कोई लेके जा रहे थे। इनसे उठ भी नहीं रहा था। मैंने इनसे पूछने की कोशिश की, फिर मैंने पॉसिबल नहीं समझा। अब जब चपरासी के द्वारा ये बातें बताई जाती हैं कि मारिया और उसका प्रेमी जॉरेम मैथ्यू कोई भारी भरकम सामान बैग में भर के, बोरी में भर के लेके गए थे, पॉलीथिन में, क्या था पता नहीं। लिहाजा पुलिस का जो शक था मारिया के प्रति और जॉरेम मैथ्यू के प्रति, ये बढ़ जाता है। इसलिए पुलिस अब जॉरेम मैथ्यू और मारिया इन दोनों को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद में सीधा पुलिस थाने लेके आती है और पुलिस थाने लाने के बाद में इनसे पूछताछ करती है। अब दोस्तों, जब इनसे पूछताछ की जाती है तो जॉरेम, जो कि एक आर्मी का जवान है, पुलिस को अच्छे से गुमराह कर रहा था। दूसरी तरफ जो मारिया थी वही रटी रटाई बातें। लेकिन दोस्तों, पुलिस अब जान चुकी थी कि मारिया और जॉरेम झूठ बोल रहे हैं। लिहाजा पुलिस अब मारिया और जॉरेम के ऊपर सख्ती दिखाती है। जब इनके ऊपर सख्ती दिखाती है तो मारिया जो थी पुलिस के सामने टूट जाती है और टूटने के बाद में एक ऐसी कहानी सुनाती है जिसको सुनने के बाद ना कि पुलिस वाले, बल्कि उस समय जब सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के थ्रू ये बातें समाज में गई और एक हीरोइन है जो कि एक्ट्रेस है, उसने इस तरीके का काम कर दिया, तो लोग अपने कानों पर हाथ रख रहे थे। दरअसल मारिया बताती है कि वो मैसूर की रहने वाली है और बचपन से ही उसे इंडस्ट्री में काम करने का शौक़ था, फिल्मी दुनिया में काम करने का शौक़ था। वो स्टार बनना चाहती थी, हीरोइन बनना चाहती थी। लेकिन उसके परिवार वालों को ये चीज़ें पसंद नहीं थी। परिवार वाले इन चीज़ों का विरोध करते थे। पिता जो थे वो कंस्ट्रक्शन में काम करते थे, जो पिता के भाई थे, यानी इस मारिया के चाचा, वो नगर निगम में काम करते थे। अच्छा दोस्तों, हमारे देश के अंदर बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे फिल्म इंडस्ट्री का रुख करें। बहुत सारे लोग फिल्म इंडस्ट्री को अच्छा नहीं मानते हैं। इसी वजह से मारिया के माता पिता जो थे वो भी विरोध करते थे। लेकिन दोस्तों, मारिया
उसके स्कूल में जो भी कोई नाटक होता, कोई भी ऐसा प्रोग्राम होता, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती, अच्छा खासा काम करती, मेहनत करती। उसके सपनों के बीच जब उसको लगता है कि उसके परिवार वाले आ रहे हैं, तो ये एक दिन अपना घर छोड़ देती है और परिवार वालों को बिना बताए। उसके बाद में ये कर्नाटक आ जाती है। कर्नाटक आने के बाद में बेंगलोर में ये बड़े बड़े प्रोड्यूसर के चक्कर लगाने लगती है, कभी इसके पास जाती है, कभी उसके पास जाती है, अपना काम दिखाती है, फोटोशूट होते हैं, कई बार ऑडिशन भी होता है। इसकी वजह से इससे साल 2002 में एक फिल्म आई थी, जिस फिल्म का नाम था झूठ, और बतौर लीड एक्ट्रेस इसे झूठ फिल्म में काम मिला। इसके काम की काफ़ी ज़्यादा सराहना की गई, लेकिन ये फिल्म जो थी वो फ्लॉप हो गई। उसके बाद में इस मारिया की इतनी तो पहचान बन चुकी थी कि इसको छोटा मोटा काम मिलने लगे। उसके बाद भी इसे काम मिलने लगता है, लेकिन मारिया एक ही रीजन में काम नहीं करना चाहती थी। मारिया का सपना था कि उसको पूरा देश जाने, इसलिए मारिया मुंबई का रुख करती है। और मुंबई जब ये ऑडिशन के लिए जाती है तो उसी दौरान इसकी मुलाकात नीरज ग्रोवर से होती है। जब इसकी मुलाकात नीरज ग्रोवर से होती है तो नीरज ग्रोवर उस समय जो बालाजी मोशन पिक्चर है उसमें एज ए कास्टिंग करने के उसमें काम करता था। उसके बाद में इसकी जान पहचान होती है, नंबर एक्सचेंज हो जाता है। नीरज ग्रोवर इसको भरोसा दिलाता है कि वो तुम्हें काम दिला देगा, लेकिन मारिया वो नीरज ग्रोवर से कहती है कि उसको काम मिल तो जाए अगर उसकी किसी से अच्छी जान पहचान हो। नीरज ग्रोवर कहता है कि तुम देखने में बेहद ही खूबसूरत हो और तुम्हें आज नहीं तो काम मिल ही जाएगा। इसलिए मारिया उससे कहती है कि अगर तुम उसकी मदद करो तो उसको काम मिल जाएगा और मुंबई में वो पाँव जमा लेगी। अब इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो जाती है। मारिया जो थी वापस से बेंगलोर लौट आती है। कई का बार जो नीरज ग्रोवर था इसकी अपॉइंटमेंट फिक्स कराता, ऑडिशन के लिए मारिया आती, ऑडिशन रिजेक्ट हो जाता। लेकिन इन दोनों के बीच में जो बातचीत थी ये बातचीत होने लगती है। बातचीत धीरे धीरे इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जो नीरज और मारिया थे ये धीरे धीरे एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं। लेकिन मारिया जब नीरज के क्लोज आती है तो मारिया को ये एहसास होता है कि वो ऑलरेडी लेफ्टिनेंट जोरेम मैथ्यू के साथ में रिलेशनशिप में, और उसके साथ में उसकी सगाई भी होने वाली है। क्योंकि मारिया को मुंबई के अंदर अपने पाँव जमाने थे, इसलिए मारिया ने जोरेम के बारे में नीरज को बताना सही नहीं समझा। उसने समझा कि अगर नीरज को उसने इस बारे में बता दिया कि वो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो शायद नीरज उसकी मदद ना करे, लिहाजा वो ये बातें छुपाती है और उसके बाद में मुंबई मूव कर जाती है। उसके बाद में जो नीरज ग्रोवर था वो इस मारिया को अपने ही घर में रहने के लिए जगह देता है। इसके लिए काम तलाशता है, लगातार काम तलाशता है, और बीच बीच में अपने दोस्तों से ये कहता है कि यार मारिया उसके साथ जो रह रही है उसकी अच्छी दोस्त है, उसको काम दिलाने के लिए मैं हर जगह ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन वो कन्नड़ एक्ट्रेस है, इस वजह से उसको काम मिल नहीं पा रहा है। अच्छा, जो मारिया थी उसकी इस दौरान नीरज के दोस्तों से भी अच्छी जान पहचान हो सकी थी, क्योंकि नीरज के जो दोस्त थे वो अक्सर नीरज के घर पे आया करते थे। उसी समय मारिया से मुलाकात होती थी। मारिया अक्सर नीरज के दोस्तों से ये पूछा करती थी कि नीरज उसको धोखा तो नहीं दे रहा है, क्या नीरज वाकई उसकी मदद करना चाहता है। तो नीरज के जितने भी दोस्त होते हैं वो मारिया से सिर्फ यही कहते हैं कि नीरज तुम्हें धोखा नहीं देंगे, वो तुम्हारे प्रति काम ढूंढ रहे हैं, और जैसे ही तुम्हें काम मिल जाएगा नीरज भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि वो भी जी तोड़ के मेहनत कर रहे हैं। अब दोस्तों, जो मारिया थी ये ठीक ठाक समझती है, आगे बढ़ती रहती है, दिन ब दिन गुजरते रहते हैं, और लगभग एक सप्ताह उसके साथ में, नीरज के साथ में लिव इन में रहने के बाद में मारिया फैसला करती है कि ये अपना एक रूम ले लेगी और उसी रूम में रहेगी। अच्छा, इस दौरान इसकी लेफ्टिनेंट जोरेम मैथ्यू से भी बात होती, तो ये जोरेम मैथ्यू से सिर्फ इतना ही कहती कि नीरज उसको बेइंतहा मोहब्बत करता है, लेकिन वो नीरज को एक अच्छा दोस्त मानती है, इसके अलावा हमारे बीच में कुछ नहीं है, जैसे तैसे करके मामले को निपटा देती। लेकिन नीरज को मैथ्यू के बारे में बिल्कुल नहीं बताती। उसके बाद में ये एक फ्लैट ले लेती है, रूम नंबर 201 लेती है, और उसके बाद में ये उस फ्लैट में शिफ्ट हो जाती है। 7 मई साल 2008 की बात है कि नीरज उसी समय अपने दोस्त को कॉल करता है, और दोस्त को कॉल करने के बाद में कहता है कि मैं अपनी फ्रेंड का जो मेरे साथ रहती थी उसका सामान शिफ्ट कराने के लिए जा रहा हूँ और सुबह तुमसे मुलाकात करूँगा। इतना कहकर निकल जाता है। अपने फ्रेंड के साथ में पूरी रात सामान शिफ्ट कराता है कि उसी समय मारिया के फ़ोन पर जोरेम मैथ्यू का कॉल आता है, जो कि उसका पहले से ही प्रेमी था। अब जब जोरेम मैथ्यू का कॉल आता है तो वो उससे पूछता है कि घर में आवाज़ है कैसी, क्या तुम्हारे साथ में नीरज ग्रोवर है। तो मारिया कहती है कि नीरज ग्रोवर को मैंने सिर्फ सामान शिफ्ट कराने के बहाने बुलाया है, और सामान शिफ्ट करा कर मैं उसे चलता कर दूंगी, थोड़ा बहुत नाश्ता कराकर, तुम टेंशन मत लो। अच्छा, जैसे तैसे कर कर मोनिका जो थी, मारिया मोनिका, वो अपने प्रेमी जोरेम मैथ्यू को समझाती है, उसके बाद कॉल कट कर देती है। 7 मई की रात गुजर जाती है और सुबह सुबह का वक्त होता है कि उसी समय मारिया का डोरबेल बजता है। जब डोरबेल बजता है तो कुछ सेकंड तो मारिया डोरबेल के पास नहीं जाती है, दरवाज़ा नहीं खोलती है, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा नहीं खुलता है वो डोरबेल जो था वो बार बार बजाए जाने लगा था।
बार बार जब उस डोरबेल को बजाया जा रहा था, मारिया भागती हुई दौड़ती हुई डोरबेल के पास पहुंचती है, दरवाज़ा खोलती है। जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, इसके पाँव तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल सामने कोई और नहीं बल्कि इसका ही ओल्ड प्रेमी, पुराना प्रेमी, जिसका नाम जोरम मैथ्यू था, जो कि लेफ्टिनेंट था, ऑलरेडी आर्मी में था, वो सामने खड़ा हुआ है। अब इसके पाँव तले से ज़मीन इसलिए खिसकी थी क्योंकि उस रात इसने नीरज ग्रोवर को वहाँ से जाने नहीं दिया था, बल्कि ये दोनों एक दूसरे के साथ रहे थे, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। उसी समय जोरम मैथ्यू आ गया। अब जो जोरम मैथ्यू आया, उसने कमरे में जाने की कोशिश की, तो कमरे में जाने से जो मारिया थी जोरम को रोकने लगी। जोरम जिद करता हुआ इसे धक्का देकर आगे बढ़ जाता है। जब आगे बढ़ता है तो देखता क्या है कि जो नीरज ग्रोवर है ये मारिया के बेड पर सोया हुआ है। उसी समय ये उसको उठाता है और मार पिटाई शुरू कर देता है। इन दोनों के बीच में मार पिटाई हो रही थी। मारिया बचाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मारिया एक महिला थी और जोरम मैथ्यू ऑलरेडी एक आर्मी का जवान था। ये उसको साइड धक्का देकर नीरज ग्रोवर के साथ में मार पिटाई करने लगता है। उसके बाद में किचन में जाता है, वहाँ से एक चाकू लेके आता है और एक के बाद एक कई सारे वार नीरज ग्रोवर के जिस्म पर कर देता है, जिसकी वजह से पूरे फर्श पर, पर्दों पर, दीवारों पर खून ही खून बह जाता है। मारिया ये देखकर घबरा जाती है, लेकिन उसके बाद में वो चीखती चिल्लाती नहीं है, बल्कि उस जगह पर जो खून के धब्बे थे वो सारे मिटाने लग जाती है, कमरे की सफाई करने लग जाती है। डेड बॉडी को एक चादर में लपेट कर वहीं पर रखा जाता है और बाकायदा पूरे रूम की सफाई की जाती है। उस रात, उस पूरे दिन ये लोग एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बनाते हैं। शारीरिक, डेड बॉडी के साथ में ही शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं। उसके बाद में ये लोग मॉल पहुंचते हैं। मॉल से कुछ चाकू, कुछ पॉलीथीन वगैरह ऐसे खरीदते हैं। घर लौट के आते हैं, डेड बॉडी को 300 पीसेस में कट करते हैं और उसके बाद में वहाँ से एकांत के लिए निकल जाते हैं। रास्ते से पेट्रोल खरीदते हैं और एक एकांत जगह पर उस बोरे को फेंकते हैं और उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देते हैं। अब जब वो रास्ते से आ ही रहे होते हैं तो उसी समय नीरज के मोबाइल पर एक कॉल आता है। जो नीरज के मोबाइल पर कॉल आता है तो उसी समय जो मारिया थी, नीरज का मोबाइल उसी के पास था, उसकी जीन्स के अंदर था। जैसे ही वो मोबाइल को निकाल रही होती है, फ़ोन धोखे से पिक हो जाता है, लेकिन कुछ सेकंड ही फ़ोन रिसीव रहता है और ये मारिया जो थी फ़ोन काट देती है। अब कोई बोला नहीं था, इसलिए पुलिस का शक गहराता है और इस एक कॉल की वजह से जो पूरा हत्याकांड था ये पुलिस के सामने एक ओपन किताब हो जाता है। जब इस तरीके की कहानी मारिया ने पुलिस को सुनाई तो पुलिस वाकई हैरान थी और उसके बाद में ये जो पूरा मामला था कोर्ट में पहुंचता है और सबूतों को मिटाने और कातिल का साथ देने के लिए मारिया को 3 साल की सज़ा होती है सिर्फ, और जो लेफ्टिनेंट जोरम मैथ्यू था उसको मात्र 10 साल की सज़ा होती है। और उसके बाद में जो मारिया थी ये जेल से छूट जाती है। हालांकि इसको बिग बॉस 5 में एंट्री करने का मौका मिला था, लेकिन उस समय ये बिग बॉस में एंट्री नहीं ले पाई और जेल से निकलने के बाद में इसको अलग अलग जगह धोखाधड़ी के केसेस इसके ऊपर दर्ज किए गए, चाहे गुजरात हो, दिल्ली हो या फिर कुछ और जगह। मारिया ने अपनी पहचान तो बनाई, लेकिन अपने गलत कामों की वजह से, एक हत्याकांड की वजह से। लेकिन दोस्तों, आप लोग इस सज़ा से कितना ज़्यादा सहमत हैं? एक कत्ल हुआ, उस कत्ल के अंदर एक व्यक्ति को मात्र 10 साल की सज़ा और एक को मात्र 3 साल की सज़ा। जो भी हो, आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन आप लोगों के कुछ कमेंट्स भी आए हैं, अब वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएँ। सो दोस्तों, हमारे चैनल पर जो कल के दिन कमेंट्स आए थे, इसमें वसीम रज़ा हैं। ये लिखते हैं, एक ही कहानी आप रोज़ बता रहे हैं, कुछ नया अपडेट अगर नहीं है तो कृपया करके इस पर कोई वीडियो ना बनाएं। तो वसीम रज़ा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये जो कोलकाता वाला केस है, ये इतना ज़्यादा हॉरिफाइंग केस है, इस केस के अंदर रोज़ नए खुलासे हो रहे हैं, रोज़ नई अपडेट आ रही है, तो इस वजह से आपको बताना पड़ा। सुरेंद्र शर्मा है, लिखते हैं, नमस्ते मलिक भाई साहब, सैड स्टोरी, सुरेंद्र कुमार, श्री विजयनगर राजस्थान से। तो सुरेंद्र कुमार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। MT आलम है, लिखते हैं, तमीज़ आलम, पिछियारी, छिरूबा, फरबेजगंज, अररिया बिहार से कहानी सुनते हैं, भैया शुक्रिया। उसके बाद में MT आलम का अगला कमेंट्स लिखते हैं, तहसीन, तंजीम, सबानाज, जेबनास, पिछियारी, झिरुआ, फरबेजगंज, अररिया बिहार से कहानी सुनते हैं, भैया शुक्रिया। सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं, नमस्कार भाई साहब, रेनू सुनील त्यागी, शाना बुलंदशहर से। तो आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। बालेश्वर बिहारी हैं, लिखते हैं, मलिक साहब जी नमस्कार, कहानी ठीक सुनाते हैं लेकिन कहानी छोटा हो रहा है। तो जो कहानी छोटी होती है वो छोटी सुनाई जाती है, जो बड़ी होती है बड़ी। फिलहाल बालेश्वर बिहारी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ध्यान दूंगा आगे से। मनोज कुमार हैं, लिखते हैं, डॉक्टर के साथ बहुत बुरा हुआ सर। तो मनोज कुमार जी, वाकई इस तरीके के जो दरिंदे हैं देश के अंदर फल फूल रहे हैं और इनको ज़रा भी भय नहीं है। और बहुत सारे ऐसे कांड हो चुके हैं, चाहे निर्भया कांड हो, चाहे ये वाला डॉक्टर वाला कांड हो, और उसके बाद में अभी एक उत्तराखंड से भी एक कांड आ रहा है, रुद्रपुर के अंदर एक नर्स के साथ में भी बर्बरता की गई है। सोनू धीमान है, लिखते हैं, गुड नाइट ब्रो। तो भैया गुड नाइट, आप कैसे हैं? तो दोस्तों, ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ आज की जो कहानी है, हमारी कहानी सुनाने का तरीका आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर पसंद आया होगा। और ये जो नया बैकग्राउंड है, इसमें हमने कुछ चेंजेस किए हैं।
अगर आप लोग को ये वाला बैकग्राउंड पसंद आया हो तो बताइएगा, नहीं तो हम लोग पिछले पुराने वाले बैकग्राउंड पे मूव कर जाएंगे। वो वाला अच्छा लगता था, ये वाला अच्छा लगता है, या फिर ब्लैक अच्छा लगता है, जो भी अच्छा लगता है आप लोग ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।